लास्ट टाइम हमने रुबिस्को की डुअल नेचर के बारे में बात की और देखा कि इसी डुअल नेचर की वजह से जो C3 प्लांट है वो अकॉर्डिंग टू दी एनवायरनमेंट एंड अकॉर्डिंग टू दी लोकेशन जहाँ पे भी वो ग्रो कर रहे हैं वो मॉडिफाई हुए इनटू C4 प्लांट और कैम प्लांट्स के अंदर। अब ये जो रुबिस्को की डुअल नेचर है, ये डुअल नेचर प्लांट्स के लिए इसलिए हार्मफुल होती है क्योंकि रुबिस्को एंजाइम जो होता है, एक तो वो मेन एंजाइम है। मेन एंजाइम में क्यों कह रहा हूं, बिना रुबिस्को एंजाइम के कोई भी प्लांट ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि जो C3 पाथवे है जो कि हर प्लांट के अंदर कॉमन होता है, चाहे प्लांट का टाइप कैसा भी हो, चाहे वो C4 है, चाहे वो कैम प्लांट है, चाहे वो अपने आप में ही C3 प्लांट है, उसके लिए C3 पाथवे होना बहुत जरूरी है। और C3 पाथवे में जो मेन एंजाइम अपना रोल प्ले करता है वो एक दुनिया का सबसे अबंडेंट एंजाइम भी है और साथ में वो डुअल नेचर का एंजाइम भी है, वो है आपका रुबिस्को, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स के अंदर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं मैं उसकी फुल फॉर्म को। और इस एंजाइम के लास्ट में ये जो दो वर्ड्स है का C and O, वो इसकी डुअल नेचर की वजह से लिखे जाते हैं, क्योंकि ये दो वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं कार्बोक्सीजनेज और साथ में ऑक्सीजनेज को। देखिए तो मैं क्यों ये कह रहा हूं कि इसकी डुअल नेचर है एंजाइम की, और इसकी डुअल नेचर एंजाइम की प्रॉब्लम क्रिएट करती है अक्सर प्लांट्स को, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर जो मैंने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की थी उसमें मैंने कहा था देखिए कि रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सीजनेज की तरह बिहेव कर रहा है तो ये तभी पॉसिबल है अगर उसके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा रहे, और अगर वो ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन रुबिस्को एंजाइम के आसपास ऑक्सीजन के मुकाबले कम हो चुकी है। और दोनों ही कंडीशंस में क्या प्रॉब्लम है, आई मीन टू से एक कंडीशन में एक प्रॉब्लम है, इस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कंडीशन में क्या है कि डेफिनेटली ये कौन सा पाथवे फॉलो कर रहा है, C3 पाथवे। अब अगर एंजाइम इस तरह से बिहेव करेगा तो C3 पाथवे फॉलो करेगा, और अगर C3 पाथवे फॉलो होगा तो डेफिनेटली ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी जो कि प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। बट अगर एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा तो वो C2 पाथवे फॉलो करेगा, और इसी पाथवे को मैंने लास्ट टाइम आपके साथ एक और टर्मिनोलॉजी के साथ आपको बताया था, जिस टर्म को हमने कहा फोटो रेस्पिरेशन शो करेगा। और मैंने साथ में आपको ये भी कहा था कि अगर ये फोटो रेस्पिरेशन शो करेगा या मान लीजिए रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा क्योंकि कंडीशंस उसके आसपास कुछ इस तरह से है, तो ये एक हार्मफुल और वेस्टफुल प्रोसेस होगा प्लांट के लिए। तो कोई भी प्लांट नहीं चाहेगा कि वो फोटो रेस्पिरेशन शो करे, तो साइमल्टेनियसली इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि इट्स हार्मफुल एज वेल एज वेस्टफुल प्रोसेस। इसके बारे में हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन में प्लांट्स किस तरह से बिहेव करते हैं और कौन कौन से इसमें ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व होते हैं ताकि प्लांट्स को फोटो रेस्पिरेशन से बचाया जा सके, क्योंकि इसमें हार्मफुल मैंने कहा कि इसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं जिनको मैनेज करना पड़ता है, और वेस्टफुल इसलिए कहा क्योंकि इसमें अननेसेसरली एटीपी यूज होता है बिना किसी ग्लूकोज के सिंथेसिस के। तो हम नहीं चाहते या प्लांट्स भी नहीं चाहते कि उनका रुबिस्को एंजाइम किस तरह से बिहेव करे, ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करे। तो ये सारी बातें हमने लास्ट में डिस्कस की थी, और मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि जो ऑक्सीजनेज जैसा बिहेवियर है उसका कारण तो हमें पता लग गया कि कार्बन डाइऑक्साइड कम और ऑक्सीजन ज्यादा होती है रुबिस्को एंजाइम के आसपास। इसका जो मेन रीजन है वो रीजन हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, बट मैं फिर से उसको एक बार रिपीट कर दूं। इसका मेन रीजन है हाई लाइट इंटेंसिटी। अब देखिए अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तो हाई टेम्परेचर कहना भी कोई गलत बात नहीं होगी। तो अगर प्लांट हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो उसके रुबिस्को एंजाइम का बिहेवियर कुछ इस तरह से चेंज हो सकता है कि वो ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हाई लाइट इंटेंसिटी या हाई टेम्परेचर, मैं इस तरह से भी कह सकता हूं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की अमाउंट को कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले बढ़ा देता है रुबिस्को एंजाइम के आसपास, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करते हैं। देखिए हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के मुकाबले बहुत कम है, और अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट डेफिनेटली किस चीज को प्रमोट करेगा, रुबिस्को एंजाइम को ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करवाने की कोशिश करेगा। वो कार्बोक्सीजनेज की तरह बिहेव कर ही नहीं सकता अगर हम एनवायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को आपस में कंपेयर करें। बट प्लांट्स के अंदर कुछ कुछ मैं कहूँ कि कुछ अरेंजमेंट्स होती हैं
कुछ वेज होते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को ऑक्सीजन के मुकाबले रुबिस्को एंजाइम के आसपास बढ़ा के रखता है। बट कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि हाईलाइट इंटेंसिटी अगर बहुत लंबे समय तक है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि जो C4 प्लांट्स है या कैम प्लांट्स है, उन दोनों के अंदर एक कॉमन एनवायरमेंटल फैक्टर है जो देखा जाता है, जो उन्हें कहीं ना कहीं मजबूर करता है कि वो अपने अंदर एक एक्स्ट्रा पाथवे इंक्लूड करे ताकि वो अपने रुबिस्को एंजाइम को हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन से प्रिवेंट कर सके या रोक सके, उसके आसपास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई ना होने दे। अब यहाँ पे जो C4 प्लांट और कैम प्लांट्स है, उनके अंदर इस तरह से मैनेज किया जाता है, उनको मैनेज करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो रहते ही ऐसी जगह पे है जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर हाई लाइट इंटेंसिटी रहती है। और डेफिनेटली अगर हाई लाइट इंटेंसिटी में इसका कारण बता रहा हूँ फोटो रेस्पिरेशन होने का, क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी में CO2 की कंसंट्रेशन O2 के मुकाबले कम रह जाती है या कम हो जाती है, तो उन एंजाइम्स का या सॉरी उन प्लांट्स को तो फॉरएवर फोटो रेस्पिरेशन ही करना पड़ेगा, फिर तो वो कभी सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए उनके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पाथवेज इंक्लूड हुए, जो कि हम नॉर्मली बताते हैं कि वो C4 पाथवे फॉलो करते हैं। और उन पाथवे से उन्होंने क्या किया कि कभी भी हाई लाइट इंटेंसिटी उनके रुबिस्को एंजाइम को ऑक्सीजनेज की तरह काम करवा ही नहीं सकती। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर किसी भी प्लांट को अपने रुबिस्को एंजाइम को सिर्फ कार्बोक्सीजनेज की तरह बिहेव करवाना है, तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? सिंपल सा तरीका है कि आपने प्लांट्स या कहीं प्लांट्स को फोटो रेस्पिरेशन नहीं करवानी है, तो प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन ना करवाने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला, एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि वो अपने रुबिस्को एंजाइम के आसपास कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के मुकाबले कम नहीं होने देते। वो हमेशा मैनेज करते हैं, दे ट्राई to increase or to keep the concentration of carbon dioxide more than the concentration of oxygen around the Rubisco enzyme, and that is how they always prevent themselves from doing photorespiration, क्योंकि उनके लिए फोटोरेस्पिरेशन कहे तो एक मौत के बराबर है। और अगर ऐसा होता कि प्लांट्स ऐसे एरियाज के, खास करके ट्रॉपिकल एरियाज में C4 प्लांट्स और एरिड और डेजर्ट एरियाज में कैम प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन करते होते, तो उन्होंने पूरी उम्र भर या कहीं पूरे साल फोटो रेस्पिरेशन करनी थी और देखते देखते उन्होंने वहां से एक्सटिंक्ट हो जाना था। बट ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है और उस मॉडिफिकेशन से उन्होंने कोशिश की है कि उनके रुबिस्को एंजाइम के आसपास इस तरह की कंडीशंस को हमेशा प्रिवेल किया जाए। तो ये सारी कहानी है जहां पे मैंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि रुबिस्को एंजाइम की डुअल नेचर ही सबसे बड़ा कारण है कि क्यों कुछ प्लांट्स को अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट खुद को चेंज करना पड़ा और अल्टीमेटली खुद को मॉडिफाई करना पड़ा C3 प्लांट से C4 में या फिर कहें कैम प्लांट्स के अंदर। अब यहाँ पे हम जो पाथवे डिस्कस करेंगे, उस पाथवे में सबसे पहले तो हम बात करेंगे C3 पाथवे की, क्योंकि मैंने ये बात आपको कही कि प्लांट चाहे जैसा भी हो, चाहे वो C3 प्लांट है चाहे वो C4 प्लांट है, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं कि कुछ बच्चे इस तरह से समझ जाते हैं इस चीज को कि हाँ जी, कि अगर C4 प्लांट है तो उसमें सिर्फ C4 पाथवे चलेगा और C3 प्लांट है तो C3 पाथवे चलेगा। बट ऐसा नहीं है। C3 पाथवे कॉमन है, चाहे प्लांट आपका C3 प्लांट है, चाहे प्लांट आपका C4 प्लांट है, चाहे प्लांट आपका कैम प्लांट है, क्योंकि दिस इज द ओनली वे, ये एक अकेला ऐसा तरीका है जिससे प्लांट अपने लिए ग्लूकोज सिंथेसाइज कर सकते हैं। एडिशनल क्या उनके अंदर फीचर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्लांट्स को मॉडिफाई करके उनको नाम दिया जाता है। क्योंकि C3 या C4 प्लांट का सबसे बड़ा कारण कहने का ये है क्यों इनको नाम इस तरह से दिया गया, क्योंकि हमें पता है कि C3 प्लांट के अंदर, क्योंकि मैं देखिए C4 और C3 प्लांट की बात करूंगा क्योंकि ये दो प्लांट्स बड़े मेजर प्लांट्स हैं। कैम के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट ओवर होने वाला होगा। C3 प्लांट में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है, वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास 3 कार्बन का होता है, इसलिए उसका नाम C3 रखा गया। और उसी तरह से C4 प्लांट में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो आपके पास 4 कार्बन का होता है, इसलिए उसका नाम C4 प्लांट रखा गया। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि C3 पाथवे होता क्या है। देखिए C3 पाथवे एक कॉमन पाथवे है जिसके अकॉर्डिंगली या कहें जिसकी वजह से इस दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं वो अपने फूड को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या कहें ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मैंने एक थोड़ा सा आउटलाइन यहाँ पे ऑलरेडी
ड्रॉ करके रखा है ताकि थोड़ा सा हम इसको फास्ट डिस्कस कर सकें। अब देखिए C3 पाथवे को केल्विन साइकिल भी कहा गया है, इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहा जाता है, इसको आप रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कह सकते हैं। कई सारे नाम हैं, इन सब के नाम को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि इसको आप C3 साइकिल कह दीजिए, या फिर केल्विन बेंसन साइकिल कह दीजिए, या फिर पेंटोज नहीं, आप इसको कैसे कहते हैं, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये सारे नाम आप यूज कर सकते हैं C3 साइकिल को रिप्रेजेंट करने के लिए। केल्विन जी इनके मेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस C3 साइकिल को इलेबोरेट किया, एक्सप्लेन किया। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं कि उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज किया, कार्बन C14 को यूज किया, और साथ में जिस प्लांट के साथ उन्होंने ये काम किया वो प्लांट एक एल्गी था और उसका नाम क्लोरेला था। ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इस साइकिल के अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने समझनी है वो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जा रहा है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा, और यही वो आपके बायोसिंथेटिक फेस का हिस्सा है जहां पे आप ये कहते हैं कि भाई ये सारे रिएक्शंस लाइट इंडिपेंडेंट होते हैं, बट मैं फिर कहूंगा ये लाइट इंडिपेंडेंट जरूर है, बट इनडायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स पर निर्भर करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं खास तौर पे आपकी ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव होता है जो कि लाइट रिएक्शंस के दौरान मैन्युफैक्चर होते हैं। तो वहां पर हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई ये कहे कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है, या इस तरह से समझाई जा सकती है कि ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट जरूर है, हाँ डायरेक्टली इनके डिपेंडेंस लाइट पे नहीं है। अब इस साइकिल के अंदर हमने ये भी बात डिस्कस की ऑलरेडी लेक्चर्स के अंदर, जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो कौन है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो RUBP है, और RUBP यहाँ पर एक कीटोस शुगर है जो कि 5 कार्बन वाली शुगर है, मतलब कि ये ऐसी शुगर है जो कि कीटोन ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप को कैरी करती है, और इसका नाम है राइबोलोज। तो इसकी फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। RUBP स्टैंड्स फॉर राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। अब बात यहां पे ये थी कि जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, और अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरिंग होनी है वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की होनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। और अगर हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है C6H12O6। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन्स हैं, ये 6 कार्बन एटम्स हैं, और आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है उसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बन एटम है। तो अल्टीमेटली हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कहें या 6 कार्बन एटम्स को फिक्स करना होगा ताकि हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर कर सके। और ये पूरा C3 साइकिल सिर्फ 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ये जो C3 साइकिल मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत शॉर्ट ब्रीफ फॉर्म है C3 साइकिल की। हम कभी फिर इसके लिए डेडिकेट लेक्चर बना देंगे जहां पे हम इसे बहुत इलेबोरेट वे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए ताकि आपका पर्पस सॉर्ट आउट हो जाए, आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल बेसिक फंडा क्या है C3 साइकिल के पीछे, तो मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट में रखा है, खासतौर पे आपकी NCERT बेस्ड ही ये हमने यहाँ पे डिजाइन किया है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स हो रही है फॉर एग्जांपल, उसकी फिक्सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो भी हम डिस्कस करके हटे, रुबिस्को एंजाइम की जरूरत पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिजनेज की तरह बिहेव कर रहा है, और कार्बोक्सिजनेज की तरह बिहेव करने के लिए
100% यहाँ पे जो कंडीशंस रही होंगी वो कुछ इस तरह से रही होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के मुकाबले ज्यादा रहा होगा। देखिए ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा इसको मेमोराइज करें, याद करें कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही है। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होती है उसमें वाटर की स्प्लिटिंग होती है और ऑक्सीजन ल्यूमन में बनता है थैलाकोइड के। अब वही ऑक्सीजन धीरे धीरे बाहर की तरफ डिफ्यूज होता है। अब जब वो बाहर की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली वो स्ट्रोमा से होते हुए जाएगा, और स्ट्रोमा में क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या कहे C3 साइकिल चल रहा है, तो डेफिनेटली वो 100% रुबिस्को एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा। और अगर रुबिस्को एंजाइम के कांटेक्ट में वो आए कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसकी कंसंट्रेशन रुबिस्को एंजाइम के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले कम रहनी चाहिए, तभी रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर पाएगा और ये C3 साइकिल या C3 पाथवे चल पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो वो ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा और C3 साइकिल की जगह आपका फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी, जिसको आप C2 साइकिल भी कहते हैं। अब वहां पे C2 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 2 कार्बन का होता है, तो इसलिए वहां पे हमने C2 साइकिल या C2 पाथवे नाम दे दिया फोटो रेस्पिरेशन को। चलो आप अभी थोड़ा सा हम इस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में फिक्स हुई। अब देखिए ध्यान से, एक RuBP जो कि एक प्राइमरी एक्सेप्टर है, इट्स अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल, और कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है, सिर्फ 1 कार्बन है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है, ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट तो नहीं है बट इसे हम एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि सिर्फ कुछ समय के लिए बनता है और अल्टीमेटली एक स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये अगेन 6 कार्बन का होता है, जिसका नाम है 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 1,5 बिस या बाय फॉस्फोराइबोटॉल। देखिए कई सारी बुक्स में इसे इंटरमीडिएट कहा गया है, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स तो और भी इस साइकिल के अंदर होंगे, सिर्फ ये थोड़ी है। ये ट्रांजिट प्रोडक्ट इसे कहना मेरी नजरों में ज्यादा बेहतर होगा, बाकी हो सकता है कि शायद मैं गलत हूँ यहाँ पे, इसको मैं ट्रांजिट कह रहा हूँ, कई सारी बुक्स में इसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ही मेंशन किया जाता है, बट एनीवेज हम इसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कंसीडर करें, ट्रांजिट प्रोडक्ट कंसीडर करें, बट हमें ये पता होना चाहिए कि जो पहली फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड की होती है तो पहले स्टेबल प्रोडक्ट बनने से पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम ये है। अब इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बाद आपके पास पहला स्टेबल प्रोडक्ट आता है, और ये जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है ये 3 कार्बन का होता है। देखिए अगर ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट है और 3 कार्बन का है, और अगर आप यहां से देखें तो टोटल 6 कार्बन ट्रेवल कर रहे हैं, तो 100% है कि यहां पे इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि फिलहाल के लिए जितने भी मैं यहाँ पे स्टेप्स बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन, सिंगल कार्बन के हैं। और अल्टीमेटली देखा जाए अगर एक ग्लूकोज को आपको फिक्स करना है तो आपको इस C3 साइकिल को 6 टाइम्स चलाना पड़ेगा, मतलब कि टोटल जो फिक्सेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की वो 6 होगी या 6 होगी, तो 6 टाइम्स C3 साइकिल चलेगा, तब जाके आपके पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यहाँ पर बनाया जाएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बट फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को बता रहा हूं एट ए टाइम। अब 2 मॉलिक्यूल्स यहां बन गए, और यही वो मॉलिक्यूल है या प्रोडक्ट है जो कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, और पहला स्टेबल प्रोडक्ट होने की वजह से और 3 कार्बन मॉलिक्यूल होने की वजह से हम इस साइकिल को क्या कहते हैं, C3 साइकिल कहते हैं। अब ये जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू ट्रायोज फॉस्फेट। अब यहाँ पे ट्रायोज शब्द इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे फिर से एक शुगर की मैन्युफैक्चरिंग होगी जो कि 3 कार्बन की होगी और साथ में फॉस्फेट ग्रुप कैरी कर रही होगी, और इस शुगर को कहा जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये पहली शुगर है 3 कार्बन की जिसको आप ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। और यहाँ पे ये जो स्टेप है ये रिडक्शन स्टेप है, और इस रिडक्शन स्टेप के लिए डेफिनेटली हमें कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ी होगी, और साथ ही साथ में यहाँ पे हमें एटीपी मॉलिक्यूल्स की भी जरूरत पड़ी होगी। मैं फिर से दोहराऊंगा क्योंकि हमने साइकिल को बहुत ब्रीफ कर दिया है, यहाँ पे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अभी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो हमारे पास जरूरत पड़ेगी वो 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के यूज होंगे, और साथ ही साथ में 2 मॉलिक्यूल्स हमारे रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर्स के भी यूज होंगे।
जिसका नाम है NADPH प्लस H पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए एटीपी मॉलिक्यूल्स की तो बाद में बात करूंगा मैं। इस पूरे साइकिल में सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल्स NADPH प्लस H पॉजिटिव के यूज होते हैं जस्ट टू फिक्स वन कार्बन डाइऑक्साइड या वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर थोड़ा सा इसे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से देखा जाए, हम सबको पता है कि एक मॉलिक्यूल का ग्लूकोज बनाने के लिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने चाहिए या यूज होंगे या फिक्स होंगे। तो डेफिनेटली 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए आपके पास टोटल कितने NADPH प्लस H पॉजिटिव यूज होंगे? 12। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, क्योंकि हर एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 2 यूज हो रहे हैं, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH प्लस H पॉजिटिव यूज होंगे। और अगर याद करें हम इक्वेशन को, जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, और मैंने ये भी रिपीट किया था या आपके साथ डिस्कस किया था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया था कि क्यों 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हम यूज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो उसमें मैंने बताया कि हर एक वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होता है तो उसके प्रोटॉन्स हेल्प करते हैं किसको रिड्यूस करने में या किसको सिंथेसाइज करने में? NADPH प्लस H पॉजिटिव को। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 NADPH प्लस H पॉजिटिव यूज हो रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH प्लस H पॉजिटिव को बनाने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ये वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। और उसी तरह से अगर हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। और 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने के लिए हमारे पास टोटल 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH प्लस H पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी। और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH प्लस H पॉजिटिव को यूटिलाइज करने के लिए या सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की स्प्लिटिंग होना जरूरी है। इसलिए हमें उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, या देखिए फोटोसिंथेसिस इक्वेशन वाली जो कहानी है उसमें ये समझाया गया है और बताया भी गया है कि क्यों 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज किए जाते हैं टू मैन्युफैक्चर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। आई होप आपको ये मेरी बात समझ आई होगी। अब ये जो प्रोसेस है रिडक्शन प्रोसेस, इसकी एक और खास बात है। खास बात क्या है? जब हम रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो कुछ स्टेप्स होते हैं, जो स्टेप्स मैं खा चुका हूं क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा ब्रीफ में आपको बताना है, ये सारे स्टेप्स वहां पे उल्टे मिलते हैं आपको ग्लाइकोलिसिस में। और इसलिए रिडक्शन को हम कभी कभी तो नहीं, हमेशा ही ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे रिवर्स हो जाते हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ओके, अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम क्या कहेंगे कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। मैं ये तो नहीं कहूंगा, बट मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस, 1 कार्बन गेट फिक्स्ड, क्योंकि एक कार्बन से तो ग्लूकोज बनेगा नहीं, तो 100% है हमें 6 कार्बन को फिक्स करना पड़ेगा तब जाके एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, अब जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हुआ, पहली बार एक साइकिल चला, एक कार्बन फिक्स हुआ, दूसरी बार चला, दूसरा कार्बन फिक्स हुआ, तो इसका मतलब ये साइकिल 6 टाइम्स रन हुआ। और 6 टाइम्स रन करने के लिए इसको प्राइमरी एक्सेप्टर की जरूरत बार बार पड़ेगी। 100% है, बार बार पड़ेगी। बार बार क्या, जितनी बार भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनेंगे हमेशा प्राइमरी एक्सेप्टर की जरूरत पड़ेगी। बिना प्राइमरी एक्सेप्टर के कार्बन डाइऑक्साइड किसी के साथ जुड़ नहीं सकता। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जुड़ने के लिए इस प्राइमरी एक्सेप्टर की जरूरत पड़ी, और इस प्राइमरी एक्सेप्टर को हम बार बार बना नहीं सकते। तो इसी साइकिल में कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स की जाती हैं कि इस प्राइमरी एक्सेप्टर को फिर से रीमैन्युफैक्चर कर दिया जाता है या कहे रीजनरेट कर दिया जाता है। तो जो थर्ड स्टेप में हम इसे बांटते हैं पूरे C3 साइकिल को, वो हमारा होता है रीजनरेशन। अब इस रीजनरेशन में आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली मैंने इस मॉलिक्यूल को पकड़ा और इसे कन्वर्ट कर दिया इनटू राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। बट आपका जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो क्या है? प्राइमरी एक्सेप्टर की जो फुल फॉर्म है वो यहां पे राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट है। और इसे फिक्स करने के लिए या इसे रीजनरेट करने के लिए अगेन, बट आपके पास रीजनरेशन के लिए कौन सा मॉलिक्यूल है? राइबोलोज 5 फॉस्फेट। यहां से साफ पता चल रहा है कि हमें एक और फॉस्फेट की जरूरत पड़ेगी, और वो एक और फॉस्फेट कहां से मिलेगा? एटीपी से मिलेगा। तो यहां पे हमारे पास फिर से एटीपी की यूटिलाइजेशन होगी। तो अल्टीमेटली देखिए तो ये C3 साइकिल के अंदर हमारे पास ओवरऑल एक कार्बन को फिक्स करने के लिए एक एटीपी यहां पे यूज हुआ, 2 एटीपी यहां यूज हुए, और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH प्लस H पॉजिटिव यूज हुआ।
और अगर हम इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझे तो थ्योरेटिकली हम ये कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू फिक्स वन CO2 मॉलिक्यूल, हमारे पास टोटल 3 ATP की यूटिलाइजेशन हुई और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH प्लस H पॉजिटिव की जरूरत पड़ी। और टू मैन्युफैक्चर या कहें टू सिंथेसाइज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, हमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने पड़ेंगे? हमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने पड़ेंगे। ये फिर से लिखने दीजिए। और अगर हमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने पड़ेंगे तो हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को इनडायरेक्टली सिंथेसाइज करने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी की जरूरत पड़ेगी? 18 molecules of ATP and 12 molecules of NADPH plus H positive। और अगर हम ध्यान से देखें, देखिए अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये तो मैंने आपको एक हल्का सा ब्रीफ दे दिया। आपके पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर्स की बात की जाए, सॉरी कार्बन नंबर्स की बात की जाए, तो यहाँ पे आपके पास टोटल 6 कार्बन थे। यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना, बट कितने मॉलिक्यूल्स बने? 2 मॉलिक्यूल्स बने। तो डेफिनेटली यहाँ पे 6 कार्बन का यूटिलाइजेशन हुआ। आगे आपके पास यहाँ पे फिर से कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है या शुगर है, आप कह सकते हैं इसको। और कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे इसके? डेफिनेटली अगेन 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो टोटल कार्बन यहाँ पे कितने हुए? 6 कार्बन हुए। अब क्या हुआ इसके बाद, अगर हम यहाँ पे आ जाए, रीजनरेशन में आ जाए, तो रीजनरेशन के अंदर हम देखें तो ये जो शुगर है राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ये 5 कार्बन की और 5 कार्बन की शुगर है। और अल्टीमेटली यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं? ये बात मैं सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए कर रहा हूँ, मैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन नहीं अभी कर रहा हूँ, उसको हम बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हट फिर के पे बात आ जाएगी। अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा। क्यों एक मॉलिक्यूल? इसलिए क्योंकि आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का मॉलिक्यूल या एक कार्बन एटम ग्लूकोज को बनाने के लिए इस साइकिल से बाहर चला गया। तो आपके पास अल्टीमेटली यहाँ पे कितने कार्बन बचे? सिर्फ 5 कार्बन बचे। और 5 कार्बन से सिर्फ अगर आप ऐसी शुगर को बनवाना चाहते हैं जो खुद एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल की शुगर है, तो डेफिनेटली वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल उस शुगर का बन पाएगा। और यही चीज फर्दर कैरी फॉरवर्ड हुई, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या बना? 1 मॉलिक्यूल बना प्राइमरी एक्सेप्टर का, जो कि एक 5 कार्बन शुगर था। तो कुछ इस तरह से जब हम सिंगल कार्बन की फिक्सेशन की बात करते हैं, तो इस तरह से हम कार्बन्स को का पाथवे या कार्बन्स को आगे ट्रांसफर करते हैं। बट अल्टीमेटली हमें पता है कि ग्लूकोज को बनाने के लिए आपका CH3 साइकिल 6 टाइम्स चलेगा। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन फिक्स होने चाहिए वो 6 कार्बन फिक्स होने चाहिए टोटल। तो हर चीज को आप मल्टीप्लाई बाय 6 कर सकते हैं। कैसे? देखिए मल्टीप्लाई बाय 6, टोटल कितने कार्बन हुए? 6 कार्बन। तो प्राइमरी एक्सेप्टर भी 6 बार यूज होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 6, टोटल कितने कार्बन होंगे? 30 कार्बन। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6, कितने कार्बन आ गए यहाँ पे? 36 कार्बन। मल्टीप्लाई बाय 6, कितने कार्बन आ गए? 36 कार्बन। मल्टीप्लाई बाय 6, कितने कार्बन आ गए यहाँ पे? 36 कार्बन अगेन। और यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई बाय 6 मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मुझे कितने कार्बन मिल गए? 6 कार्बन। और 6 कार्बन से क्या मेरा एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन जाएगा? आराम से बन जाएगा। कितने मॉलिक्यूल्स? यहाँ पे 36 थे, 6 यहाँ चले गए, कितने कार्बन सिर्फ आगे फॉरवर्ड हुए? 30 कार्बन।
30 कार्बन से आप कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट बन सकते हैं? करने की जरूरत नहीं है, 6 बन सकते हैं। यू टोटल 5 कार्बन मल्टीप्लाई बाय 6, 30 कार्बन आ जाएंगे। और सेम यहाँ पे आपके पास फिर प्राइमरी एक्सेप्टर रीजनरेट हो जाएगा। तो ये एक C3 साइकिल का शॉर्ट फॉर्म है जो कि आपके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए एनफ है, जहां तक नीट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें। और यहाँ पे हमने बता दिया कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर करने के लिए 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH प्लस H पॉजिटिव यूज होते हैं। और अगर हम इसे इस साइकिल के कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली बताएं कि कहां पे कौन सा मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। तो देखिए जहां पे बात है आपके फर्स्ट स्टेप की, जिसको कहा कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, हम कभी कभी इसको फिक्सेशन भी कह सकते हैं। ये भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा है आपका रिडक्शन और तीसरा स्टेप है आपका रीजनरेशन। तो अगर हम बात करें कार्बोक्सिलेशन की, तो कार्बोक्सिलेशन में हमारे पास कुछ भी यूटिलाइज नहीं हुआ, ना ही एटीपी यूटिलाइज हुआ और ना ही हमारे पास NADPH प्लस H पॉजिटिव यूटिलाइज हुआ। अगर हम बात करें रिडक्शन वाले प्रोसेस की, तो यहां पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यूटिलाइज हुए एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH पॉजिटिव यूटिलाइज हुए। और जब हम बात करें रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूटिलाइज हुआ। और जहां तक बात है NADPH प्लस H पॉजिटिव की, जो कि एक रिड्यूसिंग एसिडिटी पावर है, वो भी यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हुई। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ C3 साइकिल या कहें C3 पाथवे, जिसके द्वारा कोई भी प्लांट चाहे कैसा भी हो, C4 हो, कैम हो और C3 चलो है ही है, वो अपने ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब जब बात रुबिस्को एंजाइम की थी, तो मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ये रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सीजनेस की तरह इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन O2 के मुकाबले ज्यादा है, और इसलिए रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सीजनेस की तरह काम कर रहा है। अब देखिए रुबिस्को एंजाइम डुअल नेचर का है। अब इसकी डुअल नेचर की वजह से प्लांट्स को प्रॉब्लम ये आती है कि अगर बाई चांस O2 की कंसंट्रेशन CO2 से ज्यादा हो जाएगी तो ये कार्बोक्सीजनेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। अल्टीमेटली किस तरह से बिहेव करेगा? इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सीजनेस इट विल बिहेव लाइक ऑक्सीजनेस, एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम बिकॉज द मोमेंट रुबिस्को एंजाइम स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक oxygenase enzyme, it starts doing photorespiration instead of C3 pathway, and that photorespiration is a very harmful and wasteful process for each and every kind of plant. So I think no plant wants to do or go for photorespiration, but what happens, अब यहां पे हम क्या करेंगे, पहले तो कुछ बात करेंगे। बात क्या करेंगे? अच्छा, C3 प्लांट की जहां तक बात है, C3 प्लांट मैंने कहा मेसोफिटिक कंडीशंस। अब मेसोफिटिक कंडीशंस को मैं ये मान के चलता हूं कि ये ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जहां पे हाई लाइट इंटेंसिटी पेरिनियल नहीं है, नॉट कांस्टेंट, थ्रू आउट ईयर, ठीक है, और ना ही वाटर की अवेलेबिलिटी कांस्टेंट है, थ्रू आउट ईयर। इसीलिए C3 प्लांट्स चाहे भी तो C4 प्लांट्स नहीं बन सकते। अब मन में सवाल आता है क्यों? क्या ये कारण है? बिल्कुल सही। अब कोई सोच रहा होगा कि सर आपने अभी भी कहा कि फोटो रेस्पिरेशन का मेन कारण है हाई लाइट इंटेंसिटी। 100% हाई लाइट इंटेंसिटी मेन कारण है। तो अब अगर C3 प्लांट्स जो है अगर हाई लाइट इंटेंसिटी पे पूरे साल भर नहीं रहते हैं, कभी इंटेंसिटी ज्यादा है कभी इंटेंसिटी कम है, अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द वेदर, तो इनके अंदर तो फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा नहीं है। जब हाई लाइट इंटेंसिटी होती है ऐसी कंडीशंस में, ऐसे एनवायरनमेंट में,
या ऐसे जोग्राफिकल लोकेशन में, तो ये प्लांट्स 100% फोटो रेस्पिरेशन शो करते हैं। बट ये प्लांट्स आज तक क्यों अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाए? उसका कारण है कि अगर इनको अपने आप को मॉडिफाई करना है, या मैं कहूँ अगर इन प्लांट को अपने आप को C4 प्लांट बनाना है, तो जहां पर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए 18 एटीपीज का यूटिलाइजेशन होता है, वहां पे C4 प्लांट के अंदर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। और ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स आपके C3 साइकिल या कहें, यही तो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, या जिसको आप डार्क फेस, या आप इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं हम, बायोसिंथेटिक फेस हो गया, ब्लैकमैन रिएक्शन हो गया, या ब्लैकमैन फेस हो गया, व्हाटसएवर यू वांट टू कॉल इट। ठीक है, फंडा क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे C4 प्लांट तो ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, और वो एटीपी आ कहां से रहा है? वो एटीपी आ रहा है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से, मतलब फोटोफॉस्फोरिलेशन से। अब वो फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर भी कौन से वाला, नॉन साइक्लिक वाला ज्यादा बेहतर है साइक्लिक से। और नॉन साइक्लिक का मतलब है कि आपके प्लांट को एक तो हाईलाइट इंटेंसिटी लगातार चाहिए होगी, और साथ ही साथ में वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग अक्सर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में होती है। अब हाईलाइट इंटेंसिटी कुछ समय के लिए तो ज्यादा है C3 प्लांट्स वाली कंडीशन में, C3 प्लांट्स वाले जहां पे वो लोकेशन है उनकी, बट फॉर एवर वो एक जैसी नहीं है, एक समान नहीं है। अब हाई लाइट इंटेंसिटी मान लीजिए है नहीं, या वाटर की अवेलेबिलिटी है नहीं, तो ये प्लांट्स हो सकता है उस वक्त एटीपी मैन्युफैक्चरिंग उस रेट से ना कर पाए जिस रेट से इनको जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि C3 प्लांट्स मॉडिफाई क्यों नहीं हुए, या अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं कि C3 प्लांट्स क्यों मॉडिफाई नहीं हुए, अगर वो फोटो रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उनको तो बचने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेना चाहिए था। क्योंकि C4 प्लांट्स ऐसे प्लांट्स है जो फोटो रेस्पिरेशन ना के बराबर या कहें बिल्कुल भी शो नहीं करते। बट C3 प्लांट्स की दिक्कत ये है कि वो ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे ना ही उनकी लाइट इंटेंसिटी उनको ज्यादा देर तक या कहीं कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द ईयर, और ना ही उनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द ईयर। तो दोनों ही जगहों पे वो कहीं ना कहीं एटीपी सिंथेसिस में उन्हें दिक्कत आती है। अगर किसी को ज्यादा खर्चा करना है, ज्यादा एटीपी यूटिलाइज करने हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए, तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, उसके पास ज्यादा एटीपी की मैन्युफैक्चरिंग भी होनी चाहिए। और ज्यादा एटीपी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसे वाटर की अवेलेबिलिटी और साथ में उसके पास हाई सनलाइट इंटेंसिटी दोनों की अवेलेबिलिटी उनकी थ्रू आउट दी ईयर ज्यादा होनी चाहिए। तो वो चीज तो C3 प्लांट्स के अंदर है नहीं। मान लो खर्चा बढ़ा लिया और पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग एटीपी की उस रेट से हो नहीं रही है, इसलिए वो कोशिश यही करते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन को फॉरएवर रोकने के बजाय उसे झेला जाए और उसके डैमेज से खुद को बचाने की कोशिश की जाए, इसके बजाय कि वो खुद को मॉडिफाई कर लें या ज्यादा खर्चा कर लें उसी सेम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिसके लिए वो बहुत कम एटीपी यूटिलाइज करते हैं एज कंपेयर टू अदर प्लांट्स लाइक C4 प्लांट्स। अब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि C4 प्लांट्स, देखिए C4 प्लांट्स में ऐसा क्या एडिशनल पाथवे है, सबको पता है, नाम से पता लगता है C4 पाथवे होगा इसके अंदर, जिसकी वजह से उसमें एटीपी की यूटिलाइजेशन सेम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर करने के लिए 18 एटीपी की जगह 30 एटीपी हो जाती है। तो अब C4 प्लांट्स की बात करें, तो पहले तो मैं कुछ C3 प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा। देखिए C3 प्लांट्स कुछ ऐसे प्लांट्स हैं वो फोटो रेस्पिरेशन को रोक नहीं सकते, बल्कि उसे क्या करते हैं, झेलते हैं। तो डू दे शो फोटो रेस्पिरेशन? यस, इनमें फोटो रेस्पिरेशन होती है। अच्छा, इनकी फोटो रेस्पिरेशन का तरीका क्या है? कभी कभी देखिए जब मैं क्लासेस में बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ कि फोटो रेस्पिरेशन क्या, मान लो हाईलाइट इंटेंसिटी फोटो रेस्पिरेशन कंटिन्यूसली चलेगी सुबह से लेकर शाम तक जब तक सूर्य देव है हमारे यहाँ पे? नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब जो आपको कार्बोक्सिलेज, सॉरी, जो रुबिस्को एंजाइम है वो अदला बदली करता रहता है। थोड़ी देर के लिए वो कार्बोक्सिलेज की तरह, फिर ऑक्सीजनेस की तरह। मान लीजिए पहला उसने CO2 फिक्स कर दिया, फिर O2 फिक्स कर दिया, फिर CO2 फिक्स कर दिया, फिर O2 फिक्स कर दिया। अब ये डिपेंड करता है कि थ्रू आउट द ईयर उसने, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में उसने कितनी बार CO2 फिक्स किया और कितनी बार O2 फिक्स किया। खासतौर पर ऐसी कंडीशन C3 प्लांट्स में तब होती है जब गर्मियों का सीजन होता है, जहां पे हाई लाइट इंटेंसिटी होती है। अगर वहां पे CO2 की फिक्सेशन का जो नंबर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू O2 फिक्सेशन, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ग्लूकोज वो बना लेगा अपने आप को जीवित रखने के लिए। बट कभी कभी ये होता है कि हाई लाइट इंटेंसिटी में कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर जो फिक्स होना था वो एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन कम रहता है। अब कम क्यों रहता है? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल CO2 के मुकाबले रुबिस्को एंजाइम के आसपास बढ़ जाता है। अब ये बढ़ने का कारण मैंने बताया था कि हाई लाइट इंटेंसिटी। अब हाई लाइट इंटेंसिटी क्या करता है? C4 प्लांट्स के अंदर जब हाई लाइट इंटेंसिटी की तरफ ये एक्सपोज्ड होते हैं तो हाईलाइट इंटेंसिटी एक तरह से इनके लिए अच्छी भी है, बट साथ ही साथ में बुरी भी बन जाती है। क्यों?
हाईलाइट इंटेंसिटी के अंदर नॉन साइक्लिक, ध्यान सुनिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि क्यों हाईलाइट इंटेंसिटी फोटो रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेवार है। फोटोफॉस्फोराइलेशन का रेट बढ़ जाता है नॉन साइक्लिक का। अब जब रेट बढ़ जाएगा तो इसके अंदर एक स्पेशल इवेंट ऐड हो जाता है, वो क्या है, वाटर की स्प्लिटिंग। अब जब वाटर की स्प्लिटिंग भी बढ़ गई, इंक्रीज होगी, क्योंकि नॉन साइक्लिक का रेट बढ़ गया, क्यों बढ़ा, हाईलाइट इंटेंसिटी की वजह से बढ़ा। अब स्प्लिटिंग की वजह से ऑक्सीजन का अमाउंट थाइलाकॉइड के ल्यूमन में बढ़ जाता है। अब अल्टीमेटली देखिए ऑक्सीजन को बाहर जाना है, और जब इसको बाहर जाना है तो ये कहां से डिफ्यूज आउट होगा, पाथवे क्या फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये क्लोरोप्लास्ट बना दूं, यहां पे मैं थाइलाकॉइड का ल्यूमन बना दूं, ठीक है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है और ये आपके पास थाइलाकॉइड है। तो C3 पाथवे कहां चल रहा है, C3 पाथवे क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में है। अब इसी के आसपास या इसी के अंदर आपका रुबिस्को एंजाइम भी होगा, और ऑक्सीजन की स्प्लिटिंग कहां हो रही है, सॉरी वाटर की स्प्लिटिंग कहां हो रही है, वाटर स्प्लिट थाइलाकॉइड के ल्यूमन में हो रहा है। क्या इवॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। अब मान लीजिए ऑक्सीजन का एवोल्यूशन या जो सिंथेसिस है या वाटर की स्प्लिटिंग अगर इंक्रीज हो जाएगी तो अल्टीमेटली तो ऑक्सीजन ने डिफ्यूज आउट तो यहीं से होना है, स्ट्रोमा को क्रॉस करते हुए। और जब ये यहां से डिफ्यूज आउट होगा तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के मुकाबले, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन बन रहा है ना हाईलाइट इंटेंसिटी पे, बढ़ जाए। और अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका ये एंजाइम किस तरह से बिहेव करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह। और अल्टीमेटली जब ये ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा तो कौन सा पाथवे फॉलो होने लग जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन वाला पाथवे। और प्लांट्स ग्लूकोज बनाने के बजाय कुछ और ही करना शुरू कर देंगे, जो कि उनके लिए घातक भी साबित हो सकता है और साथ ही साथ उनके लिए एक वेस्टफुल प्रोसेस भी साबित हो सकता है। इसी फोटो रेस्पिरेशन को मैंने C2 साइकिल भी कहा। तो जब हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम बताएंगे आपको कि इसे C2 साइकिल क्यों कहा जाता है और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलिज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। आई होप ये विजिबल होगा आपको, ये C2 है। तो ये कारण था कि क्यों फोटो रेस्पिरेशन हाई लाइट इंटेंसिटी की वजह से होती है। ये इसका मेन रीजन है, जो कि खास तौर पर आपके क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हम आपको समझाने के लिए यूज करते हैं। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि C3 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन को रोकने के बजाय, खुद को मॉडिफाई करने के बजाय क्या करना पसंद करते हैं, उसे झेलना पसंद करते हैं, उसे कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं कि भाई कम से कम हार्म हो, कम से कम वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो। क्यों क्यों मॉडिफाई नहीं हुए, क्योंकि अगर उनको ये चाहिए कि भाई वो फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल भी ना करे तो उनको भाई हाईलाइट इंटेंसिटी फॉरएवर चाहिए होगी, वाटर की अवेलेबिलिटी फॉरएवर चाहिए होगी या थ्रू आउट द ईयर चाहिए होगी, तब जाके वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एटीपी मैन्युफैक्चर कर पाएंगे या कहीं कंटिन्यूसली हाई रेट ऑफ एटीपी सिंथेसिस कर पाएंगे। और C3 साइकिल को या कहें उन सारे साइकिल्स को चलाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज कर पाएंगे। अब C4 प्लांट्स में यही चीज होती है कि क्यों हम कहते हैं कि C4 प्लांट ज्यादा महंगे प्लांट्स हैं एज कम्पेयर टू C3 प्लांट, क्योंकि C3 प्लांट में एक ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर करने के लिए 18 ATPs यूज हो रहे हैं और 12 NADPH प्लस H पॉजिटिव यूज हो रहे हैं। वहीं पे अगर हम C4 प्लांट्स में देखें जो कि आपको ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलते हैं, वहां पे उसी एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH प्लस H पॉजिटिव यूज हो रहे हैं। तो एक सीधी सी बात है कि वहां पे खर्चा ज्यादा है सेम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लूकोज को करने के लिए। बट उन प्लांट्स के लिए ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि वो ज्यादा खर्चा या ज्यादा एटीपी यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास दोनों चीजों की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर है। हाईलाइट इंटेंसिटी है, मजेदार नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन चलाएंगे हाई रेट पे, ठीक है। दूसरा, उनके पास वाटर की कमी नहीं है। ट्रॉपिकल एरियाज वैसे भी बड़े मॉइस्ट एरियाज होते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज होते हैं,
जहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है थ्रू आउट द ईयर, और साथ ही साथ में वहां पे वाटर की भी कोई कमी नहीं होती। तो अगर हम C4 प्लांट्स के बारे में कुछ समझना चाहें, तो C4 प्लांट्स के अंदर कुछ एडिशनल साइकिल्स हैं, और उन्हीं एडिशनल साइकिल्स की वजह से हमें उन्हें C4 प्लांट्स कहना पड़ा, क्योंकि वहां पे जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन के बजाय 4 कार्बन का होता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि C4 प्लांट्स कैसे अवॉइड करते हैं, या अवॉइड करने का फोटो रेस्पिरेशन को क्या तरीका रह सकता है। देखिए, फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बहुत सिंपल सा, ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, कि अपने रुबिस्को एंजाइम के आसपास किस चीज की कंसंट्रेशन को हमेशा बढ़ा के रखें, CO2 की, एज कंपेयर टू O2। आपका एंजाइम या रुबिस्को एंजाइम कभी ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव कर ही नहीं पाएगा। देखिए, इसमें रुबिस्को एंजाइम के बारे में कुछ बताना मैं चाहूंगा। अगर आप बायोमोलिक्यूल्स के नजरिए से देखें, तो ये एक इनिबिशन है, और रिवर्सिबल इनिबिशन है एंजाइम की। क्योंकि अगर आप बायोमोलिक्यूल्स में नजर मारें, तो वहां पे जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करते हैं कि जहां पे हमें लगता है कि सबस्ट्रेट की जगह जब कोई इनिबिटर आता है और एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़ जाता है, तो उसकी इनिबिशन को रिवर्स कैसे करना है। अब रुबिस्को एंजाइम इसका सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि रुबिस्को एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है कि वो उसकी एक ही एक्टिव साइट होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वो CO2 के साथ जुड़ता है, O2 ज्यादा है तो वो O2 के साथ जुड़ता है। अब हमें पता है कि प्लांट्स को क्या कैसे बिहेव करवाना है रुबिस्को एंजाइम को, ताकि वो जिंदा रहे और ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग करते रहे। उन्हें उसे हमेशा बिहेव करवाना है किस तरह से, एज कार्बोक्सिजनेज। और इसके लिए प्लांट्स कोशिश करते हैं कि CO2 की कंसंट्रेशन O2 के मुकाबले हमेशा ज्यादा रहे। बट इन केस एनी हाउ, जैसे C3 प्लांट्स में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई और CO2 की कंसंट्रेशन उसके मुकाबले कम हो गई रुबिस्को एंजाइम के आसपास, तो वहां पे क्या होगा, वो ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा। तो अगर ऐसी इनिबिशन को आपने रिवर्स करना है, आप चाहते हैं कि प्लांट्स या जो रुबिस्को एंजाइम है वो इनिबिट हो चुका है ऑक्सीजन की ज्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से CO2 के मुकाबले, तो वहां पे एक सिंपल सा फंडा है, आप क्या करें, आप CO2 को बढ़ा दें, और CO2 को जैसे बढ़ा देंगे वो ऑक्सीजन उस रुबिस्को एंजाइम के एक्टिव साइट से हट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वहां जुड़ जाएगा, और वो किस तरह से बिहेव करना शुरू कर देगा, कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। और वही यहाँ पे एक फंडा यूज किया गया है बाय दी C4 प्लांट। C4 प्लांट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड पे निर्भर नहीं होते, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले स्टोर करते हैं, और स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर ही अपने रुबिस्को एंजाइम को कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करवाते हैं जबरदस्ती। क्योंकि उन्हें पता है कि सूर्य देव वहां पर हमेशा हाई लाइट इंटेंसिटी ही रखेंगे। ट्रॉपिकल एरियाज है, सब ट्रॉपिकल एरियाज है, ये बात पहले भी कही थी कि जहां पे भी आपको लगता है कि सब ट्रॉपिकल एरियाज है, या जहां के प्लांट थोड़े से मॉडिफाई हुए हैं टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम वाटर रेस्पिरेशन, वहां के प्लांट्स इस तरह के पाथवे को हमेशा अपने अंदर इंट्रोड्यूस करके रखेंगे। C4 पाथवे है ही इस पाथवे के बारे में कि जहां पे आप कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखते हैं, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर स्टोर कर लिया और वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं रुबिस्को एंजाइम को कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करवाने के लिए, तो कोई तुक ही नहीं बनता कि C4 प्लांट्स किसी भी स्थिति में, स्थिति इन द सेंस कार्बन डाइऑक्साइड अगर मान लीजिए कम हो जाती है, कि वो उनका रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन की तरह बिहेव कर जाए, क्योंकि वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड पे निर्भर ही नहीं कर रहे। वो निर्भर किस पे कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने C4 पाथवे के थ्रू अपने अंदर स्टोर कर ली। अब इसके लिए C4 प्लांट्स के अंदर कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं। एनाटॉमिकल चेंजेस जब हमने पढ़ा कि उनकी लीव्स में क्या कुछ चेंजेस हैं एज कंपेयर टू द लीव्स ऑफ C3 प्लांट्स, 100% चेंजेस है। और उन चेंजेस के ऊपर भी आपके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको नीट में देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, अगर C4 प्लांट की बात करें, तो C4 प्लांट दोनों ही पाथवे शो करेगा, ये बात बहुत पहले आपके साथ डिस्कस हो चुकी है। C4 प्लांट C4 पाथवे भी शो करेगा और C3 पाथवे भी शो करेगा। वो क्या करेगा कि C4 पाथवे के थ्रू CO2 को स्टोर करता है, और स्टोर करता है एक 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड में। मैं आपको ब्रीफ सा बता रहा हूं पहले, जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, और इसी ऑक्सैलो एसिटिक से CO2 को रिमूव करके रुबिस्को एंजाइम के आसपास
CO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा के रखता है एज कंपेयर टू O2, और जिसकी वजह से ये एंजाइम किस तरह से बिहेव करता है, कार्बोक्सीजनेज की तरह बिहेव करता है। और C3 पाथवे जब ये कार्बोक्सीजनेज की तरह बिहेव करता है तो प्लांट क्या मैन्युफैक्चर करता है, ग्लूकोज। एक सिंपल सा फंडा बताया मैंने आपको कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कैसे किया जाता है। इसलिए बोलते हैं कि C4 प्लांट्स जो है वो फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल ना करने की वजह से उनकी जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है वो C3 प्लांट्स के मुकाबले 2 गुना ज्यादा होती है। वो ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू C3 प्लांट, और सेम एट द सेम टाइम वो हाफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज करते हैं जितना C3 प्लांट करता है। मतलब C3 प्लांट अगर 1 लीटर कर रहा है तो वो हाफ लीटर कर रहा है, तो वो हाफ लीटर में सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बना रहा है। आई मीन टू से कि अगर मान लेते हैं, इस तरह से कंपेयर करते हैं कि C3 प्लांट अगर 1 लीटर पानी यूज कर रहा है ग्लूकोज को बनाने के लिए, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए, तो वहीं पे सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए C4 प्लांट्स आधा हाफ लीटर पानी यूज कर रहे हैं। तो देखिए वाटर लॉस या वाटर कंजप्शन भी कम है। दूसरा, एफिशिएंसी C3 प्लांट के मुकाबले ज्यादा है। क्यों? और ये कारण सिर्फ एक ही है कि फोटो रेस्पिरेशन को वहां पर टोटली बंद कर दिया गया है, और वो बंद करने का कारण है CO2 को स्टोर करके रखना। अब क्योंकि हम नॉर्मली जब प्लांट्स में लीव्स की एनाटॉमी को पढ़ते हैं, देखिए मैं लीव्स की जो बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डाइकॉट प्लांट्स की। मोनोकॉट प्लांट्स में फिर आप कहेंगे कि भाई ये तो मोनोकॉट प्लांट्स में होता ही नहीं। अब डाइकॉट प्लांट्स में क्या होता है, एक नॉर्मल बात करें एनाटॉमी की, किसकी, लीव्स की। वैसे हम ये चीजें डिस्कस करते हैं एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर के अंदर, वहां पे डिटेल में बात होती है, बट एक ब्रीफ बता देता हूं आपको। एनाटॉमी जो लीव्स की होती है उसमें क्या होता है कि जो मीजोफिल सेल्स होते हैं जिसके अंदर अक्सर फोटोसिंथेसिस होते हुए देखा गया है, वो डिफरेंशिएटेड होते हैं। किसमें? पैलिसैड में एंड स्पॉन्जी मीजोफिल में। बट अगर यही बात C4 प्लांट्स में की जाए तो C4 प्लांट्स में जो मीजोफिल सेल्स हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते, नॉन डिफरेंशिएटेड, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड। उल्टा क्या होता है, उनमें एक एनाटॉमी होती है जिसको बोलते हैं क्रेज एनाटॉमी। अब देखिए क्रेज एनाटॉमी कैसे दिखती है, मैं यहां पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दूंगा आपको। क्रेज एनाटॉमी में बीच में आता है आपका वेस्कुलर बंडल, VB, वेस्कुलर बंडल की बात कर रहा हूं। इसके आसपास आते हैं, थोड़ा डायग्राम ये छोटा बन गया, इसके आसपास या इसके सराउंडिंग में होते हैं बंडल शेथ सेल्स, BS, बंडल शेथ। और एक कंसेंट्रिक रिंग्स में होते हैं, मतलब कि जो रिंग्स होंगी उनका जो सेंटर पॉइंट है वो एक ही होगा, वेस्कुलर बंडल। ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसके आसपास आता है आपका मीजोफिल सेल्स। मैंने एक रफ सा डायग्राम यहां पे ड्रॉ किया ताकि आपको हल्का सा आइडिया हो जाए। देखिए जहां तक बात है कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ बंडल शेथ सेल्स अराउंड वेस्कुलर बंडल, इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं रथ मैनर। क्या कहते हैं? रथ मैनर। और दूसरी बात, खास बात क्या है कि जो आपके बंडल शेथ सेल्स होते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बंडल शेथ सेल्स,
उनमें क्या क्या खास बात होती है? पहली, दे आर इम्परवियस। इम्परवियस मतलब किसके लिए? मतलब दे आर नॉट परमिएबल, ठीक है, इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज। बिकॉज ऑफ थिक वॉल, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। बिकॉज ऑफ थिक वॉल, ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा, वो कनेक्टेड होते हैं किसके साथ? मीजोफिल सेल्स के साथ। किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। और अगर बात करें उनके क्लोरोप्लास्ट की, तो उनकी क्लोरोप्लास्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और साथ में उनके अंदर ग्रेना नहीं होते, दे आर एक ग्रेनल। जस्ट लेट मी करेक्ट दिस। पर जहां तक बात है मेसोफिल सेल्स की, जो खास तौर पे C4 प्लांट्स में होते हैं, उनके अंदर एक दो चीजें हैं जो आप याद कर ले तो अच्छा है। एक तो क्लोरोप्लास्ट वहां पे छोटी होती है, और साथ में वहां पे जो थैलाकॉइड्स हैं वो स्टॉक लाइक अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि दे आर ग्रैनुलर इन नेचर। तो इस तरह से कुछ एनाटमी होती है जहां तक बात है C4 प्लांट्स की। अब देखो, ये एनाटमी इसलिए बनाएगी, भगवान ने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, बंडल शेथ सेल के अंदर चलता है C3 पाथवे, ठीक है, और मीजोफिल सेल्स के अंदर चलता है C4 पाथवे। यहां पे BS की जगह इट मस्ट बी मीजोफिल सेल। ये सारे मीजोफिल सेल्स हैं जो इस कलर से दिखाए गए हैं, और अंदर का जो येलोइश कलर है ये इसमें ये सारे बंडल शेथ सेल्स हैं, और बीच में है इनके वेस्कुलर बंडल। तो ये है क्रेन्ज एनाटॉमी, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक खास बात क्या है कि बाहर है आपका एनवायरमेंट, और उस एनवायरमेंट के कांटेक्ट में क्या नहीं है? बंडल शेथ सेल नहीं है। और हो भी क्यों? क्योंकि अगर बंडल शेथ एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होगा तो फिर फायदा ही क्या CO2 को स्टोर करने का? क्योंकि सारा का सारा खेल यहाँ पे यही तो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके फिर उसे पहुंचाया जाता है जहां पे C3 पाथवे चल रहा है, जो कि बंडल शेथ सेल में चल रहा है। और इसीलिए वहां पे क्या किया जाता है, इसलिए वहां पे ये कभी भी कंडीशन उल्टी नहीं हो सकती, CO2 हमेशा ज्यादा ही रहेगा। चाहे जितना मर्जी वाटर की स्प्लिटिंग हो जाए हाईलाइट इंटेंसिटी पे, जितना मर्जी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन चल जाए हाईलाइट इंटेंसिटी पे, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को O2 से कम होने ही नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे स्टोर्ड फॉर्म में रखा गया है। अब अगर इसका पाथवे देखा जाए कि C4 पाथवे या कहें C4 प्लांट के अंदर किस तरह से C4 पाथवे और C3 पाथवे आपस में लिंक होते, तो हल्का सा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में यहां पे फिर से बनाना चाहूंगा कि कुछ इस तरह से आपके बंडल शेथ सेल मीजोफिल सेल के साथ प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड होता है। आई होप आपको पता होगा प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। अब यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से आई। अच्छा, मैं साथ में मेंशन कर देता हूं कहीं आप कंफ्यूज मत होना। ये है आपका बंडल शेथ सेल, ठीक है, और ये है आपका मीजोफिल सेल, ठीक है, क्योंकि C3 पाथवे बंडल शेथ में चलेगा और C4 पाथवे मीजोफिल सेल में चलेगा। अब यहां पे जब ये दोनों आए तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हम इन्हें फिक्स करने की कोशिश करते हैं। फिक्सेशन इस तरह से सिखाई जाती है।
ये बताई जाती है। अब बाइकार्बोनेट के फॉर्म में फिक्स हुए, और फिक्स होने के लिए यहां पे जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, याद करिएगा C3 पाथवे में प्राइमरी एक्सेप्टर क्या था, RUBP, राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। यहां पे जो CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर है वो है आपका पेप। अब ये जो पेप है, दिस पेप स्टैंड्स फॉर फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। दिस इज V एंड दिस इज U। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये पेप की फुल फॉर्म है। अब जैसे ये पेप के साथ फिक्स होता है तो उसमें सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मैं C4 पाथवे की बात कर रहा हूं क्योंकि C4 प्लांट की बात हो रही है। 100% 4 कार्बन वाला जो है आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। OAA, इट्स अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल, ये ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, इसलिए और इसका नाम C4 पाथवे पड़ा। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है, देखिए उसको ना बंडल शेप में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको एक दूसरे ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि ज्यादातर मैलिक एसिड हो सकता है या फिर आपके पास एस्पार्टिक एसिड हो सकता है। और इस कन्वर्जन के लिए वहां पर यूटिलाइजेशन होता है किसका, रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर का। लेट मी रीराइट इट, NaDPH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, चिंता ना कीजिए, ये वापस से बन जाएगा। इसका नेट यूटिलाइजेशन 0 होता है क्योंकि जब डिकार्बोक्सिलेशन होती है, जब इस ऑर्गेनिक एसिड से वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर से NaDH P पॉजिटिव रिड्यूस होकर NaDPH प्लस H पॉजिटिव बन जाता है। तो इस बात में यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इस मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड को ट्रांसफर किया गया बंडल शेप सेल में। अब जब ट्रांसफर किया, इसकी फुल फॉर्म में यहां पे लिख देता हूं, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड। दिस इज मैलिक एसिड। ओके, अब मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड ये भी 4 कार्बन के ही मॉलिक्यूल्स हैं, 4 कार्बन। अब इनका क्या होगा यहां पे, डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब कि इनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड को या एक कार्बन को रिमूव किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो डिकार्बोक्सिलेशन के दौरान क्या हुआ, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गेट्स डिटैच्ड। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में। अब पायरुविक एसिड क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। मैं फिर से मेंशन करूंगा, मैंने यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर में कार्बन नंबर नहीं बताया, ये 3 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर है। इसकी क्या हुई, यहाँ पे फिक्सेशन हुई, और फिक्सेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड, अब देखो जो C2 सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे तो यूज कर लिया कहां पे, C3 पाथवे में। ठीक है, C3 पाथवे में यूज हुआ और अल्टीमेटली ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग हो गई। बहुत सिंपल सी कहानी है। तो 100% यहाँ पे एक ही चीज समझाऊंगा मैं, या एक ही चीज यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे कभी भी CO2 की कंसंट्रेशन O2 के मुकाबले ज्यादा कम हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि अरेंजमेंट ही कुछ इस तरह से, प्रोसेस ही कुछ इस तरह से चलाया गया। अब यहां से जो आपका पायरुविक एसिड है, क्योंकि प्राइमरी रिसेप्टर को फिर से रीजनरेट करना है, तो पायरुविक एसिड को वापस से ट्रांसफर कर दिया जाता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा इनटू दी मेसोफिल सेल, और फिर इसे
कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी होती है, वो है यहां पर दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ये है वो दो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यूज होते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा ही स्पेशल एंजाइम, बहुत स्पेशल एंजाइम, जिसको हम कहते हैं पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेस, इन शॉर्ट PPDK। अब इस एंजाइम की खास बात क्या है? ये एक टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम है। मतलब कि इट कैन ओनली वर्क अंडर हाई टेम्परेचर। मजेदार बात है, C4 प्लांट्स होते भी ट्रॉपिकल एरियाज में, हाई टेम्परेचर है, और लो टेम्परेचर पे इस एंजाइम की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। बहुत सिंपल, ये बात ध्यान रखिएगा, जितने भी C4 प्लांट्स हैं जब वो लो टेम्परेचर फेस करते हैं तो उनके अंदर ग्लूकोज की सिंथेसिस या सिंथेसाइज करने का जो रेट है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो प्राइमरी एक्सेप्टर है PEP, उसे रीजनरेट करने के लिए जो एंजाइम यूज हुआ PPDK, जो कि उसे पायरुवेट एसिड से बनाता है या कन्वर्ट करके पेप में कन्वर्ट करता है, वो एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव है, जो कि हाई टेम्परेचर पे काम करता है। लो टेम्परेचर पे इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी एंजाइम की, और आपका प्राइमरी एक्सेप्टर रीजनरेट नहीं हो पाएगा C4 पाथवे में, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि C4 प्लांट्स के अंदर CO2 डायरेक्टली C3 पाथवे में इंट्रोड्यूस नहीं की जाती, उसे पहले स्टोर फॉर्म में रखा जाता है और फिर उसको C3 पाथवे में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये बड़ी खास बात है और C4 प्लांट का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, खासतौर पे PPD की। अच्छा, अब ये सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली, मैंने एक एंजाइम के बारे में बात नहीं की, सॉरी टू से, जो C4 पाथवे में यूज होता है, दैट इज योर पेप्टेज एंजाइम। अब देखिए यहाँ पे जो पेप्टेज एंजाइम है, अब अगर प्राइमरी एक्सेप्टर किसका, CO2 का, PEP है, मतलब कि पेप है, तो यहां पे जो एंजाइम हेल्प करता है टू फिक्स CO2 विद प्राइमरी एक्सेप्टर, वो है आपका पेप्केस, जिसका फुल फॉर्म है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीजनेज। अच्छा, इस एंजाइम की खास बात क्या है कि इट ऑलवेज बिहेव एज कार्बोक्सीजनेज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, irrespective of CO2 और O2 कंसंट्रेशन, चाहे कैसे भी कंसंट्रेशन हो एटमॉस्फेयर में, CO2 की, O2 की ज्यादा, CO2 की ज्यादा, ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा। एंड दिस इज द मेन थिंग जिसकी वजह से आपके C4 प्लांट्स को CO2 को पहली बार फिक्स करने में हेल्प मिलती है। तो देखिए,
यहाँ पे मैंने दो एंजाइम्स की बात की, एक एंजाइम में भूल गया था, अब मेरे को पता चला कि मैंने वही बात, मेन चीज तो बात अभी लास्ट में की, कोई बात नहीं, बट मैंने इस चीज को ऐड यहाँ पे कर दिया कि आपका जो प्राइमरी एक्सेप्टर है फॉस्फेनॉल पायरुवेट, उससे CO2 के साथ फिक्स कर किया जाता है बाय दिस एंजाइम जिसका नाम है पेप्टेज। तो मैं यहाँ पे हल्का सा लिख देता हूँ पेप्टेज, आई होप आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। ये वो एंजाइम है जिसकी मैंने यहाँ पे बात की। और दूसरा यहाँ पे एंजाइम की बात हुई डीके की। इस पीपीडीके एंजाइम की खास बात मैंने बता दी कि लो टेम्परेचर पे ये एफिशिएंट नहीं रह पाता, जिसकी वजह से C4 प्लांट के अंदर जो ओवरऑल एफिशिएंसी है ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने की, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। और ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है, आप कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सारी बातें हमने कर ली रिगार्डिंग C4 पाथवे। तो यहाँ पे C4 पाथवे कौन सा हुआ, यहां पर चला आपका C4 पाथवे, ठीक है, और यहां पे चला आपका C3 पाथवे। और आप इस डायग्राम से जज कर सकते हैं कि क्यों C4 प्लांट्स कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते, और फोटो रेस्पिरेशन ना करना ही कारण बनता है उनकी ट्वाइस एफिशिएंसी का ग्लूकोज सिंथेसाइज करने की, जो कि C3 प्लांट के मुकाबले 2 गुना ज्यादा है, और साथ में आधा पानी इस्तेमाल करने का, जो कि C3 प्लांट के मुकाबले वो हाफ द वाटर यूज करते हैं टू सिंथेसाइज द सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एज द C3 प्लांट्स आर सिंथेसाइज। अल्टीमेटली देखा जाए तो इसमें आपके पास मैंने जैसे कहा कि 2 एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यूज हो रहे जस्ट टू फिक्स 1 कार्बन डाइऑक्साइड। तो C3 पाथवे में कितने एटीपीज और कितने NADH यूज हो रहे थे, मैं यहीं पे मेंशन कर दूं। एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH प्लस H पॉजिटिव यूज हो रहे थे। उसी तरह से C4 प्लांट के अंदर, सॉरी C4 पाथवे में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यूज हो रहे थे प्राइमरी एक्सेप्टर को रीजनरेट करने के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए कि इन C4 प्लांट टू फिक्स 1 CO2 molecule you need how many ATPs, we need 5 molecules या 5 ATPs and 2 NADPH plus H positive, and to manufacture या to synthesize 1 molecule of glucose, how much molecules of CO2 required, 6 CO2 molecules required. And in the same way, to manufacture or to synthesize 1 molecule of glucose, how many ATPs and NADPH plus H positive required? 5 गुना 6, 30 ATPs plus 12 molecules of NADPH plus H positive. And this is the reason, ये एक कारण है कि क्यों C4 प्लांट्स C3 प्लांट्स के मुकाबले ज्यादा ATP का खर्चा करते हैं। उनका खर्चा करना जायज है, क्यों, क्योंकि उन्हें अपने आप को फोटो रेस्पिरेशन से रोकना है। क्यों, क्योंकि उनकी जगहों पर जहां पे वो पाए जाते हैं वहां पर सनलाइट की इंटेंसिटी थ्रू आउट द ईयर बहुत ज्यादा होती है, फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वो चाहकर भी फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड नहीं कर सकते, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर नजरअंदाज किया होता तो आज वो प्लांट यहाँ नहीं होते। और इसीलिए क्योंकि उनके पास खर्चा करने के लिए एटीपी की मैन्युफैक्चरिंग का तरीका भी है, जिसके लिए हाई लाइट इंटेंसिटी भी चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी भी है, और वो ज्यादा एटीपी बना भी सकते हैं, और जब वो ज्यादा एटीपी बना रहे हैं तो ज्यादा एटीपी खर्च भी सकते हैं। देखिए, तो वही चीज है कि जिसके कारण फोटो रेस्पिरेशन हुई हाई लाइट इंटेंसिटी, वही अच्छी बात भी होती है, बट उसी चीज से अगर वो लंबे समय तक चले तो वो एक बुरा काम भी हो जाता है, या कहीं आप कह सकते हैं कि हाई लाइट इंटेंसिटी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का रेट बढ़ा भी देती है, बट एट द सेम टाइम इट आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन, जो कि उसके लिए फिर से सरदर्दी बन जाती है। मतलब प्लांट को फोटो रेस्पिरेशन रोकनी भी है, हाई लाइट इंटेंसिटी पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन करनी भी है। तो कहीं ना कहीं प्लांट्स जो है C3 प्लांट्स, देखिए C3, अब इसमें अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ
कि C3 प्लांट C3 प्लांट्स जो है आपके ये यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्रीफ कर लेते हैं, C3 प्लांट्स की बात करते हैं। तो C4 प्लांट्स में अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाए तो क्या है, दे आर सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर। पहला। दूसरा, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई लाइट इंटेंसिटी। देखो हाईलाइट इंटेंसिटी में दो काम है। पहला तो ये कि उनका जो पीपीडी के एंजाइम है वो हाईलाइट इंटेंसिटी या हाई टेम्परेचर पे ज्यादा अच्छे ढंग से काम करता है। दूसरा, हाईलाइट इंटेंसिटी उन्हें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन को लगातार चलाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी बनते हैं। ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं फोटोफॉस्फोरेशन या कहीं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के दौरान कि क्यों नॉन साइक्लिक साइक्लिक के मुकाबले ज्यादा एटीपी जनरेट कर सकता है। और साथ ही साथ में अगर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछें तो इसमें जो फोटो रेस्पिरेशन है, आप लोगों को क्या लगता है कि फोटो रेस्पिरेशन इन तरह के प्लांट्स में चाहकर भी हो सकता है? नो, नॉट। ठीक है, कहीं पे मिल जाएगा आपको, या तो बिल्कुल भी नहीं या कुछ लिटिल बिट। ठीक है, बट मैं कहूंगा कि पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत रेयर केसेस में पॉसिबिलिटी है, जिसके लिए फिर फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल जिस तरह से CO2 का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो उस हिसाब से यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फोटो रेस्पिरेशन का होना उस उन सिचुएशंस में ना के बराबर है। हाँ, कहीं अगर CO2 का अमाउंट कम हो रहा है, क्योंकि बात लास्ट में हम लेक्चर्स में लास्ट के इस पार्ट चैप्टर के पार्ट में हम बात करेंगे कि जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, तो वहां पे मैं जरूर आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करूंगा कि जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एक मेन लिमिटिंग फैक्टर होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ये बात की है, तो अभी फिलहाल के लिए तो हम ये कहेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स के अंदर ना के बराबर होता है या कहें बिल्कुल एब्सेंट है। दूसरा, C4 प्लांट्स ट्वाइस एफिशिएंट है एज C3 प्लांट्स। किसमें? फोटोसिंथेसिस में कह सकते हैं, या बायोमास प्रोडक्शन में कह सकते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ही तो प्लांट्स कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ही तो उनका वेट बढ़ेगा, तो ही तो वो ग्रो करेंगे। और जिसमें लास्ट में कहूं कि जो लॉस है वाटर का, इज हाफ एज मच वाटर लॉस इन C3 plant for same amount of glucose synthesis। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमको ये बात समझ आ गई कि C3 प्लांट और C4 प्लांट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। C3 प्लांट क्यों C4 प्लांट की तरह C4 पाथवे अपने अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए? कारण था हाईलाइट इंटेंसिटी थ्रू आउट द ईयर एक जैसा ना होना, एक समान ना होना। दूसरा, वाटर की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर एक समान ना होना। इसलिए वो फोटो रेस्पिरेशन को बिल्कुल बंद करने के बजाय उसे झेलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फोटो रेस्पिरेशन पूरे साल एक फ्रीक्वेंसी में नहीं होगी, हर दिन एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर की कंडीशन या कहें जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है, जहाँ पे C3 प्लांट्स अक्सर ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं, वहां पे कंडीशंस हमेशा हाई इंटेंसिटी की बात कर लें या वाटर की बात कर लें, कहें तो इरेगुलर होती हैं, कभी ज्यादा है कभी कम है। तो C3 प्लांट्स को अगर अपने आप को C4 प्लांट में कन्वर्ट करना भी होता,
तो अल्टीमेटली उनको दो चीजों की रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द ईयर ज्यादा होती है ताकि ज्यादा एटीपी बनाया जा सके, क्योंकि जैसे आपने अभी देखा कि C4 प्लांट में सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। और एटीपी की मैन्युफैक्चरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में होती है, जहां पे आपको अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन को चलाना है लगातार, तो क्योंकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में ही आपका एटीपी का अमाउंट जो है, उसका रेट ऑफ सिंथेसिस जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, तो वहां पे आपको वाटर की रिक्वायरमेंट भी होगी और हाईलाइट इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट भी होगी। बट ऐसा C3 प्लांट्स के जो सराउंडिंग कंडीशंस है वहां पे ऐसा कांस्टेंट नहीं होता, मतलब कांस्टेंट बात नहीं है, इरेगुलर फॉर्म में है, रेगुलर बातें नहीं चल रही है वहां पे, ये रेगुलर फैक्टर्स इस तरह से यहाँ पे C3 प्लांट्स के सराउंडिंग में प्रिवेल नहीं कर रहे हैं, और इसलिए C3 प्लांट्स C4 की तरह इतना ज्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते एटीपीज का, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर भी नहीं कर पाएंगे। कुछ दिनों के लिए मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, मान लो कुछ दिनों के बाद पता चला कि धूप आई ही नहीं, तो धूप जब आई ही नहीं है, कुछ दिनों के बाद पता चला कि वाटर की अवेलेबिलिटी सूखा पड़ चुका है तो उस वक्त वो अपना हाई अमाउंट ऑफ एटीपी सिंथेसिस कैसे कर पाएंगे। और अगर उन्होंने अपने आप को उस तरह से मॉडिफाई कर लिया है, ज्यादा खर्चा कर रहे हैं एटीपी का जस्ट टू मैन्युफैक्चर द ग्लूकोज, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर फोटो रेस्पिरेशन को बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है, तो वो उस वक्त रुक जाएगी, उस वक्त उनकी फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी जब उनके पास ये दो अवेलेबिलिटी वाटर की और इंटेंसिटी की एक समान नहीं रही होगी, और इसका कारण होगा कि वहां पे एटीपी का सिंथेसिस उस रेट से नहीं हो रहा होगा जिस रेट से एटीपी की यूटिलाइजेशन का वहां पे जरूरत पड़ी होगी। बट C4 प्लांट्स के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होती, कि C4 प्लांट्स ट्रॉपिकल एरियाज में, तो वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है, सनलाइट की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात है थ्रू आउट द ईयर है, मतलब वहां पे इरेगुलरिटीज इन दोनों फैक्टर्स के अंदर बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू C3 प्लांट जिस कंडीशंस में रहते हैं। तो यहां तक हमारा C4 और C3 पाथवे दोनों डिस्कस हो गया, और हमने ये समझा कि C3 और C4 प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी डिफरेंसेस होते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर कुछ कॉमन C4 प्लांट्स की बात करूं तो कुछ एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया मेज हो गया, ठीक है, जो बड़े फेमस एग्जांपल है, सॉर्गम हो गया, आपके पास शुगर केन हो गया, इसके अलावा आपके पास अगर देखा जाए तो इवन जो फिकस है जिसमें आपके बरगद का पेड़ और एक तो बरगद का पेड़ हो गया, दूसरा आपका पीपल का पेड़ हो गया, जिसमें आप इनको बोटेनिकल लैंग्वेज में फिकस रेलियोसा एंड फिकस बेंगेलिसिस कहते हैं। तो ये दो पेड़ भी आपके C4 प्लांट के उदाहरण है। और इसके अलावा अगर और देखा जाए तो एक और प्लांट है जो कि फेमस है, एमेरंथस, और कई सारे फेमस एग्जांपल्स हैं, इवन तुलसी इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर C4 प्लांट। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, ठीक है। और दूसरी खास बात जो है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हुए बताऊंगा कि C3 प्लांट और C4 प्लांट के अंदर और क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और C4 प्लांट क्यों एज कम्पेयर टू C3 प्लांट ज्यादा बेटर होता है फॉर दी ऑर्गेनिजम्स लाइक अस जो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन इन प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई। ठीक है।